अर्थशास्त्र तथा इसकी बारीकियों को समझना एक चुनौती भरा कार्य है। विशेषकर उनके लिए यह और भी कठिन है जिनके पास इस विषय की पृष्ठभूमि नहीं होती। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिनके पास इस विषय की पृष्ठभूमि है उन्हें समझने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इसकी समस्या की प्रकृति कुछ अलग है। वे जितना अर्थशास्त्र जानते हैं उससे कम समझते हैं। आसान शब्दों में कहे तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो आइए हम जानते हैं कि नेशनल इनकम किस तरह आकलित की जाती है। इसे आकलित करने के लिए हमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी को स्पष्ट करना होगा। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में केवल देश के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को ही ऐड किया जाता है। मान लीजिए एक देश में उसके सीमा क्षेत्र के अंदर कपड़े बने, मोबाइल बने, कारें बनी और साथ साथ डॉक्टर की सेवा और टैक्सी की सवारी, इन सबको मिलाकर ही जीडीपी निकाला जाता है। जीडीपी को मापने के दो बड़े तरीके हैं। एक है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें चीज़ों की अंतिम कीमत डॉलर में गिनी जाती है, और दूसरा है पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसमें देखा जाता है कि आपके पैसे से आपके देश में वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को ही जीडीपी में ऐड किया जाता है। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट है। उदाहरण के लिए किसी देश की जीडीपी 105 रुपया है और वो बीते साल से 5 रुपये बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश की जीडीपी प्रतिमानात्मक रूप से बढ़ रही है। जब हम किसी देश की जीडीपी को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस देश की जीडीपी प्रतिमानात्मक रूप से बढ़ रही है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता। तुलनात्मक अर्थशास्त्र में इन आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और तो और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर रैंकिंग भी किया जाता है। वर्तमान में भारत का पीपीपी विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। वैसे प्रचलित विनिमय दर के आधार पर यानी अमेरिकन डॉलर में भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट यानी डिप्रेशिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में भी घिसावट आती है, जिसका मतलब उस सामान के घिसने पीटने या डिप्रेशिएशन से होता है। घिसावट की दर सरकार निर्धारित करती है तथा भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके तहत विभिन्न उत्पादों में होने वाली घट के मूल्य को तय किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बनाए गए मकान की आयु 100 साल मानी जाती है, यानी घिसावट की दर 1% होंगी। इस तरह से देखें तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। ऐसे में जाहिर है कि किसी भी साल में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम ही होगा। घिसावट को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन मानव समाज इसे कम से कम करने के कई प्रयास कर चुका है। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ पर घिसावट की दरें अलग अलग तय करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हासिल किया जाता है। इसमें देश की सीमा क्षेत्र के बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी ऐड किया जाता है। तो अब हम इसे 3 मुद्दों से स्पष्ट करेंगे। पहला है निजी प्रेषण, जिसे अंग्रेजी में प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भी भारत में काम करते हैं।
इन लोगों के निजी लेन देन से जो आमदनी होती है उसे ही निजी प्रेषण यानी प्राइवेट रेमिटेंस से होने वाली आमदनी कहते हैं। भारत इस मामले में हमेशा फायदे में रहा क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम करने के लिए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्राइवेट रेमिटेंसेस यानी निजी प्रेषण के मामले में विश्व का अग्रणी देश रहा है। यानी भारत को 125 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई है। दूसरे स्थान पर मेक्सिको है जिसे 67 अरब की आमदनी हुई। तीसरे स्थान पर चाइना जिसे 50 अरब की। चौथे स्थान पर फिलीपींस जिसे 40 अरब की और इजिप्ट को 24 अरब की आमदनी हुई है। और दूसरा है विदेशी ऋणों का ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन। यह विदेशी ऋणों के ब्याज की राशि के अंतःप्रवाह एवं बहिर्प्रवाह का परिणाम है। भारत की इससे होने वाली आमदनी ऋणात्मक स्वरूप की है क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए कर्ज से कहीं अधिक है। और तीसरा है विदेशी अनुदान यानी एक्सटर्नल ग्रांट। इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। काफी निम्न ही सही, लेकिन भारत को विदेशी क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है। बहरहाल इन तीनों सोर्स से होने वाली आमदनी धनात्मक या ऋणात्मक स्वरूप की हो सकती है, पर भारत के मामले में यह हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती है क्योंकि भारत पर कहीं ज्यादा विदेशी कर्ज है। इसके लिए अनुदान की प्राप्ति घटती गई है। इसका मतलब यह है कि भारत के जीएनपी को आकलित करने के लिए जीडीपी में होने वाली आमदनी जुड़ने की बजाय घटेगी। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से घिसावट यानी डिप्रिसिएशन को घटाकर जो आय बचती है उसे ही किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहते हैं। एनएनपी को हम इस तरह से आकलित कर सकते हैं, एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, या फिर एनएनपी इक्वल जीडीपी प्लस एक्सटर्नल इनकम माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से है, यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम ही है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन इसे राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता। यह किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग देशों में घिसावट की दर अलग अलग तय होती है, इसीलिए उनकी अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।